जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आपका उपाध्याय टीचिंग एग्जाम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यह चैनल सिर्फ और सिर्फ आपका है। तो चलिए आज की पढ़ाई की शुरुआत करते हैं हम लोग। और आज से हम लोग शुरू करेंगे क्या? आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक है। और इसमें हम लोग शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे। शुरुआत करना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमको गांधी से लेकर नेहरू को पीएम बनाने तक पढ़ना है। मतलब आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की घटनाओं तक पढ़ना है। आजादी के बाद की घटनाओं तक इसको हमको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें कई आंदोलन हुए, उन सभी आंदोलनों को हमको पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने से पहले, मतलब कि कांग्रेस के उदय से पहले, मतलब हम सोचें कि कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे हुआ। हम आज वही पढ़ेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही पढ़ेंगे। इसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ेंगे। अब कांग्रेस कैसे बनी, इसको हमको समझना है साथियों। इसको समझने के लिए हम शुरुआत करेंगे, एक देखिए हेड बनाएंगे। देखिए ये यहाँ पर 1498 बनाते हैं, ठीक। उसके बाद बनाते हैं 1600, उसके बाद बनाते हैं 1757 प्लासी का युद्ध, 1764 बक्सर का युद्ध, उसके बाद 1857 की क्रांति, और उसके बाद 1885, और उसके बाद आपका आ जाता है 1947। ठीक है, 1947। ध्यान से समझिए साथियों। 1498 में वास्को डिगामा ने भारत आया था। याद होना चाहिए आपको, 1498 में वास्को डिगामा भारत आया। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। 1757 में प्लासी का युद्ध बना, प्लासी का युद्ध हुआ। एक सेकंड आप लोग रुकिए, थोड़ा सा मैं चल क्यों नहीं रहा सही से ये। हाँ ठीक है। प्लासी का युद्ध हुआ। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। पहले आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग खत्म कर लेंगे, क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और वो भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के में जितने कार्यक्रम हुए हैं उससे प्रश्न काफ़ी आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न उठा लीजिए, उसमें आए हुए हैं। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, मतलब वास्को डिगामा से लेकर हम प्राचीन भारत से लेकर सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसी को पढ़ेंगे। तो ठीक है, देखिए वास्को डिगामा भारत आ गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, प्लासी का युद्ध हो गया। ये मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूँ कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदय कैसे हुआ। कोई चीज़ है कैसे बन जाता है, आपका घर कैसे बन गया, कोई भी चीज़ है। जैसे आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, जब तक ये नहीं जानेंगे क्यों कर रहे हैं तब तक कैसे करेंगे। तो पहले क्यों कर रहे हैं, क्यों बनी कांग्रेस, इसको समझते हैं, फिर कैसे बनी, और उसके बाद उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो वास्को डी गामा भारत आए, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, प्लासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ और 1857 की क्रांति हुई। यही से हमको समझना है। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी आपकी। यहाँ से लेकर हमको भारत की आज़ादी तक पढ़ना है, आज़ादी तक पढ़ना है। यही मैंने पहले भी बताया कि यहाँ से यहाँ तक हमको पढ़ना है। अब समझिए कि कैसे बना इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1857 की क्रांति हुई, खूब बढ़िया क्रांति हुई। अगर अपने यहाँ के गद्दार कुछ ना हुए होते, कुछ ऐसी घटनाएं ना हुई होती तो उसी समय हमारा देश आज़ाद हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, दुर्भाग्य था हमारा। क्रांति हो गई, समाप्त हो गई। समाप्ति के बाद अंग्रेज जो थे वो तो कलबला गए थे, एकदम परेशान हो गए। वही होता नहीं है, जैसे किसी से लड़ाई हो जाए और आप हार जाएं तो उसका तो सीना टाइट है, लेकिन डर भी उसके अंदर रहता है कि हारा है जो वो खुखार सैर हो सकता है। तो जब 1857 की क्रांति हुई तो समझ लीजिए भारत की जनता अब भाई जागरूक तो हो ही चुकी थी भारत की जनता। तो इसकी मतलब जनता में अंग्रेजों के प्रति बहुत आक्रोश था। आक्रोश तो पहले से ही था, तभी तो क्रांति हुई। लेकिन क्रांति में हार गए थे। उसके बाद जब हार गए तो अंग्रेज जो थे इन लोगों के ऊपर, भारतीयों के ऊपर और ज़्यादा दिक्कतें खड़ी करने लगी। मतलब कि इनको बहुत सारे करों से बांध दिया गया। उन करों को भी मैं आगे बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो इनके ऊपर यातनाएं होने लगी, जो समझ लीजिए असहनीय थी, मर जा रहे थे। हमारे भारतीयों के प्रति इतना गुस्सा था अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में कि अब मैं क्या बताऊं। और वो गुस्सा किस लिए था उसको भी समझ लीजिए। यहाँ पर 3 प्रथाएं उस समय अंग्रेजों की दमनकारी नीतियाँ थी। दमनकारी नीति उसमें क्या थी? रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी। और क्या था? भारतीयों को 50% कर देना पड़ता था। ये कर जो पहले की 10-15% था 1857 की क्रांति के पहले, अब वो 50% कर उनको देना पड़ता था, कोई भी कार्य करें वो। और ये रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और जमींदारी मतलब ज़मीन पर जो जमींदार बड़े बड़े होते थे उनको अपनी ज़मीन पर भी कर देना पड़ता था। महलवाड़ी जो था वो गांव का टैक्स था, गांव में रहने के लिए गांव का टैक्स था, इसे माना जाता था। और रैयतवाड़ी जो था वो किसान से था, मतलब कि किसान देते थे इसको टैक्स, अपनी ज़मीन, अपनी भूभाग, अपने खेती करने के लिए, खेती करें वो, उसके बाद ये टैक्स देते थे 50%। इन्हीं सब दमनकारी नीतियों की वजह से भारतीय जनमानस में इतना ज़्यादा आक्रोश था कि वो अंग्रेज को अगर उनके पास जनबल खूब मजबूत हो तो फाड़ कर रख दे। लेकिन क्या कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों के गुलाम थे, वो अंग्रेजों के गुलाम थे। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। 1857 की क्रांति से धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग 1882 के आसपास, अब आगे समझिए, ये समझ गए होंगे, नोट भी कर देखिए साथियों, साथ साथ नोट करते जाइए आप लोग। अब समझिए 1882-84 के पास एक अधिकारी हुआ करते थे, समझिए इसको, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। एक अधिकारी हुआ करते थे जिनको A.O. ह्यूम के नाम से जाना जाता था। A.O. ह्यूम के नाम से जाना था। ये सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। सिविल सेवा के अधिकारी, सिविल सेवा मतलब समझ लीजिए के अधिकारी, बड़े अधिकारी थे। और ये नियुक्ति इनकी थी बंगाल प्रांत में।
उस समय जो पश्चिम बंगाल इस समय है, उसमें पश्चिम बंगाल छोटा सा भाग है, उस पूरे बंगाल की तो उस समय प्रांत हुआ करता था। तो बंगाल प्रांत के ये एक सिविल सेवा के अधिकारी हुआ करते थे। 1849 से लेकर 1882 तक ये थे वहाँ पर एओ ह्यूम। और ये बड़े अच्छे थे, भारतीयों के प्रति उदार थे, भारतीयों की बातें सुनते थे, भारतीयों की बातें सुनते थे, भारतीयों को मानते थे, भारतीयों के कामों को सुनते थे, लेकिन थे अंग्रेज ही। अब इनके बारे में थोड़ा और बात समझ लीजिए। इनके बारे में एक प्रश्न बनता है जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। देखिए ये सब की पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, यहाँ से प्रश्न बनने के पूरे चांसेस रहते हैं। मैं बीच बीच में की पॉइंट आपको नोट कराता रहूँगा। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? तो एओ ह्यूम के नाम से जाना जाता है। अभी प्रश्न भी कराऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने में। और इनको जनता का मित्र के नाम से जाना जाता था, इनको जनता का मित्र भी कहा जाता था, जनता का मित्र, पीपल्स फ्रेंड। और इनको भारत में पक्षी विज्ञान का जनक, क्या जनक माना जाता था। तो ये इनके बारे में कुछ प्रमुख बातें थी जो आपको जाननी चाहिए थी। और इनके बारे में एक चीज़ थी कि ये कहाँ के निवासी, किसी प्रतियोगी परीक्षाओं में शायद यह पूछा भी गया है कि एओ ह्यूम जो है वो कहाँ के निवासी थे? तो स्कॉटलैंड के, स्कॉटलैंड के निवासी थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके बारे में ये चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं, ये तो इनके बारे में बात हो गई। अब हम लोग फिर पहुंचेंगे कहाँ पर? 1800 मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी, समझिए। 82 में रिटायरमेंट लिए, 82 में रिटायर हो गए। तो उस समय हुआ करते थे वायसराय लॉर्ड रिपन इस समय वायसराय हुआ करते थे। कब हुआ करते थे? 1800, लगता है आप लोगों के लिए मार्कर भी खरीदना पड़ेगा, बहुत समस्याएं आ रही हैं। 1880 से 1884 तक ये वायसराय थे भारत में। जैसे क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे गांव में जो प्रधान होते हैं, या आप इस समय चुनाव आ रहा है बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बीजेपी का 2024 में चुनाव है, आप लोग देख रहे होंगे गांव में गांव एकदम निकले हुए हैं। कौन निकला हुआ है? इनके कार्यकर्ता, इनके लोग, बीजेपी के लोग, सपा के भी, मतलब जितनी पार्टियां सबके अपने अपने निकल लिए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, माहौल देख रहे हैं। और न्यूज़ वाले भी अपना पहुंच गए हैं, माहौल क्या है, क्यों हो रहा है ये सब, कि जनता की राय ली जाए, जनता को समझा जाए कि उसका मूड क्या है, फिर उसी हिसाब से कार्यक्रम किया जाए, उसको समझा बुझा के अपना राजनीति चमकती रहे। तो वही हुआ उस टाइम में। वायसराय थे लॉर्ड रिपन, भारत की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी, हेड भाई भारत के हेड थे उस समय। तो लॉर्ड रिपन जो थे, चूंकि ये रिटायर हो चुके थे 82 में, इन्होंने इनको एओ ह्यूम को भारत में भ्रमण करने के लिए भेजा। कहा कि जाइए आप पूरे भारत का भ्रमण करके आइए, और वही चीज़ है कि माहौल क्या है। इन्होंने कहा जाइए भैया एकदम मज़े से पूरा आप, क्योंकि ये जानते थे, रिपन जो है वो जानते थे कि ये भारतीयों के प्रति उदार हैं और भारतीय इनसे अपनी बातें जरूर बताएंगे। जिससे आपसे मधुर संबंध रहेगा वही तो आपसे अच्छी बातें बता पाएगा। अब रिपन जाते, रिपन को खा ले जाते ये लोग, अगर अपने सेना जवानों के बीच में ना घिरे रहते तो दशा खराब कर देते हिंदू इनकी। इस समय वो दशा थी। तो इन्होंने क्या किया कि ह्यूम को भेजा पूरे भारत भ्रमण।
एक रिपोर्ट तैयार की। अब इतना नोट कर लिए होंगे, मैं आगे इसको साफ थोड़ा सा करता हूं। एक रिपोर्ट तैयार की, रिपोर्ट जो इन्होंने रिपन को सौंपी, रिपन को सौंपी। इस रिपोर्ट में क्या था साथियों जो ह्यूम ने तैयार की? इसमें था कि भारतीय जनमानस के बीच में, भारतीय जनमानस के मध्य, भारतीय जनमानस के बीच में मैंने देखा अंग्रेजों के प्रति, मतलब हम लोग उन्हीं के प्रति, अंग्रेजों के प्रति इतना गुस्सा है कि आगामी वर्षों में अगर कुछ नहीं किया गया तो ऐसा विस्फोट होगा कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ेगा, भारत छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में यह बात सौंपी। ये जैसे रिपोर्ट जब रिपन के पास गई, जो वायसराय थे उस समय 1880 से 84 के बीच में, लगभग ये 83 के लास्ट में वही रिपोर्ट इन्होंने सौंपी थी। तो जब ये देखी रिपोर्ट तो इन्होंने कहा भैया तो दिमाग खराब हो गया है, दिक्कत हो जाएगी, दशा खराब हो गई इनकी। अब जैसे मोदी जी को इस समय पता लग जाए कि चुनाव हारने वाले हैं, तो दशा नहीं खराब हो जाएगी उनकी? हो सकता है पता लगा हो, इसलिए दौड़ाई कर रहे हैं खूब बढ़िया, G20 एकदम बढ़िया देख रहे हैं आप लोग ना। बहरहाल मैं किसी राजनीतिक बात नहीं करूंगा। तो रिपन के पास जब यह रिपोर्ट पहुंची तो इन्होंने कहा भैया काव करी। इन्होंने ह्यूम से कहा, ह्यूम बाबा से, ये है ह्यूम से कहा भैया ह्यूम, ये तो जो रिपोर्ट तू सौंपे है भैया, एका हम सब काव कही जाए कि कैसे कर मामला ठीक पड़े। अब तू भारतीयों को अच्छे से आप जानते भी हैं, आप कुछ कीजिए, बताइए, कुछ सुझाव दीजिए। तो तब जाकर ह्यूम ने कहा ठीक है, हम तो रिटायर हो ही चुका है, लेकिन हम कामों करब। इन्होंने तब बताया, जब ये टहल रहे थे इन्होंने देखा कि उस समय पूरी जनता जो है, अब जैसे आप बता रहे हैं, जैसे विधायक होते हैं, जनता का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? गांव में प्रधान कर रहा है। अपनी बात जो, अगर आपको जनता को अपनी बात कहनी रहेगी, सरकार तक पहुंचानी रहेगी, तो वो प्रधान से कहेगा, प्रधान विधायक से कहेगा, विधायक हेड से कहेगा, ऐसे ऐसे क्रम बना हुआ है। तो इन्होंने वही बात बताई ह्यूम ने रिपन को। इन्होंने बताया कि जो प्रबुद्ध भारतीय हैं, प्रबुद्ध भारतीय मतलब कि जो पढ़े लिखे, उस समय क्या होता था कि जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े या जो नेता लोग, मतलब नेता कह रहे हैं, जो अपने यहाँ भारतीयों में अच्छे लोग थे, अच्छी पोजीशन जिनकी थी, वो अपने लड़कों को, अपने पारिवारिक लोगों को मतलब विदेश भेज दिया करते थे पढ़ने के लिए। तो जब वो लोग लौट कर आए, जब वो लोग भारत में लौट कर आए, तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि रैयतवाड़ी दी जा रही, महलवाड़ी दी जा रही, यहाँ पर कर दिया जा रहा है भारतीयों के साथ। उन्होंने देखा कि वहाँ पर अंग्रेज में ऐसा कुछ नहीं होता था, जहाँ पर वो पढ़ने गए थे वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं था। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ये सारी बातें हो रही थी। उन्होंने ही लोगों को समझाया, अपनी बातों से सबको समझाया बुझाया कि देखिए यहाँ पर ये तो गलत हो रहा है, हम लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर बढ़िया व्यवस्था है, फर्स्ट क्लास नंबर 1 चीज़ है। तब जाके भारतीय जनमानस में गुस्सा और आया। पहले से त्रस्त थे ही, लेकिन ये बातें जब उन्होंने कोई बीचों में गई, जैसे कोई भी समझा देता है कुछ चीज़ें तो आपकी समझ में आ जाती हैं, वही चीज़ हुआ। तो ह्यूम ने बताया कि जो प्रबुद्ध भारतीय हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो नेता प्रवृत्ति के हैं,
नेता प्रवृत्ति के हैं, जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं। इसमें ब्रिटिश शिक्षित भारतीय भी कहा जाता है इनको, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय मतलब कि वे लोग जो ब्रिटेन गए हों पढ़ने के लिए। आप भी जानते हैं वकालत करने के लिए गांधी जी भी तो गए थे, तो ये लोग वही लोग हैं। अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे इनको, पहले समझिए कैसे कांग्रेस बनी। तो ह्यूम ने कहा, देखा भैया ठीक है रिपन बाबू, हम व्यवस्था कई दे, लेकिन बीच में टोका टाकी ना है, जैसे जौन कहा ओका करेक्ट पड़े। अगर एका मानत है तो बात ठीक है, तब हम जाए कुछ करी। तो रिपन कहे भैया जौन मन का है तौन आपके करा, लेकिन बचावा मामला ना है, बड़ी दिक्कत हो, रानी के लगे मामला चला जाए विदेश, बड़ी दिक्कत हो जाए। कहे ठीक है हम करते हैं। तो इन्होंने बताया रिपन से कि जो ये ब्रिटिश शिक्षित भारतीय हैं, जो प्रबुद्ध भारतीय हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, अगर इनको कोई प्लेटफार्म दे दिया जाए, इनको कोई मंच दे दिया जाए, इनको कोई ऐसी चीज़ दे दिया जाए कि ये बात जो अपनी बातें हैं वो हमसे कह पाएँ और उसमें मतलब कुल मिलाकर तोड़ मड़ोड़ कर हमारा ही शासन चले इन पर। जब उनको कोई मंच दे दिया जाएगा वो उसी में उलझे रहेंगे, वो अपना बातें तो अपनी बताएंगे लेकिन हम लोग सुन भी पाएंगे, लेकिन इस तरीके से जो आक्रोश फैला है वो शांत हो जाएगा जब इनको मंच मिल जाएगा। तो इन्होंने रिपन ने कहा ठीक है, जो आपको समझ सही लगे कीजिए। तब क्या हुआ अब समझते हैं। तब क्या हुआ है उसके आगे अब हम लोग समझते हैं। तब 1884 ईस्वी में 1884 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम ने, जो ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, ब्रिटिश शिक्षित भारतीय थे, जो प्रबुद्ध भारतीय थे, प्रबुद्ध भारतीय थे, जो आंदोलनजीवी थे, आंदोलनजीवी थे, जो समझाने वाली बातें करते थे, बातें करते थे, जो कुशल वक्ता थे, जो कुशल वक्ता थे। एक सेकंड साथियों, थोड़ा सा मैं रोकूंगा आपको, थोड़ा इसको सही करना पड़ेगा। कल आपके लिए और मार्कर उपलब्ध हो जाएंगे अगर आप लोग का सहयोग भरपूर रहा तो, नहीं तो मैं भी, आप लोग जानते हैं शांत होने में मैं बहुत ज़्यादा विलम्ब नहीं करता हूँ। मज़ा अगर आपको आएगा तो कोई बात नहीं, तब आप ज़रूर आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। हाँ, तो जो कुशल वक्ता थे, कुशल वक्ता थे, कुशल वक्ता थे, इन सभी लोगों को ए.ओ. ह्यूम ने बुलवाया। ए.ओ. ह्यूम ने मद्रास में एक बैठक की, मद्रास में, याद रखिएगा, मद्रास में एक बैठक की। अब इन लोगों को बुलवाया मतलब आप सोच रहे होंगे कैसे बैठे थे, बुला लाए, चलो भैया चलो भैया, मतलब ऐसा नहीं हुआ। ए.ओ. ह्यूम चूँकि इनके पास पूरी कमान आ गई थी, लॉर्ड रिपन ने इनको आदेश दे दिया था कि आप व्यवस्था कीजिए, तो इनके पास पूरा दल बल सब कुछ था। तो इन्होंने भेजा लोगों के पास, अपने आदमियों को कहा कि जाओ कह के आओ कि ए.ओ. ह्यूम ने बुलवाया है, वहाँ पर एक बैठक होगी, आपकी बातें सुनी जाएंगी। तो ए.ओ. ह्यूम ने सबको बुलाया, राष्ट्रवादी नेताओं को बुलाया, राजनीतिक महत्वाकांक्षा देने वाले लोगों को बुलाया, प्रबुद्ध भारतीय लोगों को बुलाया, सबको बुलाया और मद्रास में बैठक की। और उन्होंने कहा भैया काहे आप सब नाराज़ हो, काहे आप सब फुलान आया, काहे ऋषियान आहत गया, काहे एकदम गुस्सा आहत गया, बात बतावा हमका। जानते तो सब कुछ थे, लेकिन अब वही है कि गेम खेलना था। तब ए.ओ. ह्यूम ने सारी बातें, ए.ओ. ह्यूम मतलब तब जो है ये जो सारे लोग थे ये अपनी बातें कहने लगे, कहे शुरू हो गए, कहे बड़ी दिक्कत है भैया, नाली व्यवस्था गड़बड़, मतलब मैं मजाक के रूप में बता रहा हूँ कि अपनी अपनी बातें सभी लोग कहने लगे। जैसे होता नहीं है गांव में कि कोई बातें, जैसे प्रधान जी जब आएंगे, अरे भैया नाले ना बना बा, सड़क ना बनी बा, हे ना बना बा, हो ना बना बा, तो अपनी अपनी समस्या बताने लगे, एकदम खूब बताने लगे बाकायदे कि बड़ी दिक्कत है, पानी के हमारे नल लगवाओ, कह रहा लगवाई भी ना की है, हे कह रहा होगा करबन की है, हम भैया कॉलोनी देख कह रहा ना दिया तू,
ऐसे ऐसे इन लोगों ने उस समय की तात्कालिक समस्याओं को बताया, जो कि क्या थी, जो वो टैक्स देना पड़ता था, जो इन लोगों को पूरा वेतन नहीं मिलता था, मतलब ये सारी चीज़ें थी। सब लोगों ने बताने लगी, खूब ज़्यादा लोग थे, तो सब लोगों ने अपनी ज़्यादा समस्याएं बताने लगी। तो इन्होंने कहा देखिए ऐसा है कि अब मैं आपकी घर की समस्याओं को मैंने दूर करूँगा, आप लोग जाइए और आप लोग 1885 ईस्वी में कहाँ पर आएंगे, आप लोग आएंगे पूना में हम लोग मिलेंगे। कहाँ पर मिलेंगे? पूना में मिलेंगे और सबकी समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आप लोग पहले जाइए, एक साल पूरा मतलब पूरा भ्रमण कीजिए, पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और सबकी समस्याओं को लेकर आइए। और उन समस्याओं को हम 1885 में पूना में जगह भी बता दी गई कि पूना में इस जगह पर हम लोग सभी लोग मिलेंगे और सभी की समस्याओं को हम सरकार तक पहुंचा के सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। और इस 1884 में ही इन्होंने कहा आज से हम लोग एक दल में, एक पार्टी के रूप में, जैसे होता नहीं है नेताजी आ जाए विधायक, अरे परेशान ना होइए, हम आपके साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी, एकदम समस्या से परे हो गए हैं, हम सब एक हो गए हैं, हमारी आपकी एकदम संगठन हो गया है। तो उन्होंने कहा हमारा एक संगठन बन गया है, इसका नाम भी हम रख देते हैं भारतीय राष्ट्रीय संघ। इन्होंने इसका नाम भी रख दिया कि एक संगठन के रूप में हम लोग इकट्ठा हो गए हैं, आप लोग जाइए और 85 में मिलिएगा। सब लोग चले गए भैया, अभी लोगों का राजनीतिक मंच हो गया, मिल गया, अभी लोग बढ़िया गए, बताए कहे घूम आए रहे हैं, पूरा एकदम धय हमने सबसे रोए लागेन कहन कोनो दिक्कत हो भैया बतावत जाए, जितना समस्या हो लाइक आवाज बढ़िया। जनता जो थी वो भी प्रफुल्लित होने लगी, खुश होने लगी धीरे धीरे, कब कुछ सुन रहे हैं अगर ये लोग चले गए। अब 1885 में इनको मिलना था। अब देखिए, अब मेन पॉइंट आ रहा है, ये कहानी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ये कहानी याद हो जाएगी, और जब ये कहानी आपको याद हो जाएगी तो आप बढ़िया से कोरिलेट कर पाएंगे साथियों, ठीक है। अब 1885 ईस्वी में इनको पूना में मिलना था, लेकिन उस समय संजोग यह था कि पूना में प्लेग महामारी फैली हुई थी। आप अभी तक ऐसे पढ़ते रहे होंगे कि 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन होना था, लेकिन वहाँ पर प्लेग महामारी फैलने लगा था, यहाँ पर हुआ मुंबई में। तो अब पूरी कहानी याद हो गई। तो पूना में महामारी फैली थी, प्लेग महामारी, याद कर लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पूना में क्यों बैठक नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर प्लेग महामारी फैली हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं टिक कर दे रहा हूँ। तो इन्होंने फैसला किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे मतलब कैसे चेंज हो, सब लोग लगे हुए थे, सिस्टम बना होता है, जैसे अभी आप लोग जान रहे हैं कि तार होता था, सारी माध्यम होते थे, लोग लगे हुए थे, तो उस हिसाब से तो ये जगह चेंज कर दी गई मुंबई में। कहाँ? गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय ग्वालियर टैंक, ये पूछा जाता है इसलिए इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर टैंक मुंबई में ये लोग वहाँ पर आपके इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातें वहाँ पर करने लगे। मतलब यहाँ पर इकट्ठा होना था, लेकिन इकट्ठा कहाँ हुए याद करिए आप लोग, गोकुलदास तेजपाल महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। और यहाँ पर कितने लोग भाग लिए ये भी याद करना है। ये भी आप लोगों को याद करना है कि कितने लोग भाग लिए। तो अब जो है
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कितने लोग 1885 में भाग लिए बॉम्बे में। यहाँ पर भाग लेते हैं लगभग 72 प्रतिनिधि विभिन्न प्रांतों से आए हुए 72 प्रतिनिधि यहाँ पर भाग लेते हैं। कहाँ पर भाग लेते हैं? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई में। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, बिहार से आपके 0 प्रतिनिधि आए थे, बिहार से कोई नहीं आया था, बिहार से 0 थे। यूपी से, बॉम्बे से आपके, याद रखिए यहाँ से भी प्रश्न बन गए, एक चांस है। बॉम्बे से आपके 38 प्रतिनिधि आए थे, मद्रास से भी शायद 38 ही थे, नहीं मद्रास से 21 थे। यूपी जो उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, यहाँ से आपके 7 प्रतिनिधि आए थे। और आपके पंजाब प्रांत से 3 प्रतिनिधि आए थे। और बंगाल से भी आपके 3 प्रतिनिधि आए थे। बिहार से 0 आए थे, इनको याद ही करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इनको याद ही नहीं करना जब नहीं आए थे, कहाँ याद करें। फिर से ध्यान दीजिए, बंगाल से 3 प्रतिनिधि, बॉम्बे से 38 प्रतिनिधि, मद्रास से 21 प्रतिनिधि, और यूपी जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था उस समय, आप लोग जानते हैं यूपी का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था, तो यूपी से 7 प्रतिनिधि और पंजाब प्रांत से 3 प्रतिनिधि उसमें आए हुए थे। आप लोग जोड़ लीजिए, 8 3 11 1 12 3 15 7 7 5 12 22 हो गया नहीं, 72। तो 72 प्रतिनिधि आए थे और इन्होंने अपनी मांग रखी वहाँ पर, बैठक में अपने मांग रखी थी। 9 मांगे इन्होंने रखी थी, मतलब मांगे तो बहुत सारी रखी थी साथियों, लेकिन जो इतिहास में वर्णन है वो 9 मांगे थी जो इनकी आराम से, अभी मैं इसको भी साफ कर रहा हूँ, 9 मांगे इनकी मानी गई थी। ये जो ह्यूम ने इनकी 9 मांगों को मान लिया था। तो बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पास हुए, ठीक है। अब इन 9 प्रस्तावों को हम समझते हैं। एक सेकंड साथियों, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, ठीक है। हाँ, इन्होंने कहा सेना पर खर्च को 50% कम किया जाए, 50% कम किया जाए। अब इसको आप थोड़ा सा समझिए, इन्होंने, भारतीयों ने इसको क्यों कहा? क्योंकि उस समय बर्मा पे, म्यांमार जो है सटा हुआ है, उसको बर्मा पहले कहा जाता था ना, तो उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार था। तो जितना पैसा अपने यहाँ से लूटते थे, वहाँ की सेना पर वो खर्चा करते थे जाके, क्योंकि वो और लोगों से भिड़ा हुआ था, तो वहाँ पर सेना पे लेके आकर खर्चा करते थे। अपने यहाँ करते तो काम भी सही लगता, लेकिन वहाँ की सेना पर खर्चा करते थे। इसीलिए भारतीयों ने कहा भैया जो करते हैं फालतू खर्चों का काम करा, 50% करा। दूसरी बात क्या कही कि व्यय की जाँच करवाई जाए। जो ये लोग खर्चा करते हैं, आपकी सरकार जो खर्चा करती है, व्यय की जांच करवाई जाए। इन्होंने कहा जो इतना पैसा कुल खर्चा करा था, उसका हमारे सबको बतावा कि कितना पैसा कैसे खर्चा हो, वो कर जांच कराओ। और इन्होंने कहा बर्मा पर आप अलग से शासन कीजिए, आप अलग से शासन कीजिए, इन्होंने कहा। चौथी मांग इनकी क्या? बर्मा मतलब वही जो था, उस पर यहाँ का पैसा वहाँ जाता था, ये सारी चीज़ें जो होती थी। उन्होंने कहा कि आप बर्मा पर अलग शासन कीजिए, यहाँ से उसका कोई मामला ना रहे, यहाँ के पैसा वहाँ ना जाए, यहाँ की सेना वहाँ ना जाए, मतलब सिस्टम आप वहाँ का अलग कर लीजिए। और चौथी मांग इन्होंने क्या की कि ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ, ICS की परीक्षा लंदन के साथ साथ भारत में भी करवाई जाए।
ये आईसीएस परीक्षा जो आप देख रहे हैं, आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन सिविल सर्विस, वही जो आईएएस आजकल बन गया वही आईसीएस हुआ करता था पहले, वही चीज़ है। और इन्होंने कहा कि आईसीएस की जो उम्र सीमा है 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए, 21 वर्ष कर दी जाए, इन्होंने कहा 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए इसकी आयु सीमा, मतलब 19 वर्ष वाले ही नहीं 21 वर्ष वाले अब मतलब इसकी आयु सीमा बढ़ा दी जाए। जिससे क्या होता था कि जैसे भारतीय शिक्षित तो थे नहीं, इनको पढ़ने में बेचारे समय लगता था, विदेश जाते थे किसी तरीके से पढ़ते थे, इन्होंने 19 वर्ष किया था तो उसको कहा कि आप बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया जाए, जिससे हम लोगों को थोड़ा सा चांस मिल जाए, समय मिल जाए। और अगली इनकी क्या थी, इंडियन काउंसिल्स को भर कर दिया जाए, इंडियन काउंसिल को भंग कर दिया जाए, काउंसिल को भंग कर दिया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भैया क्या नया आ गया। इंडियन काउंसिल क्या होता है बता दें आपको कि उस समय जो राजा रजवाड़ा थे जिनका अंग्रेज़ों से सिस्टम बनता था, जिनका अंग्रेज़ों से चापलूसी करके या किसी तरीके से मामला टंच रहता था, इनका काम होता था, उन्होंने एक अलग से यूनिटी बना ली थी, उसमें नेता सचिव कुछ न कुछ बन गए थे। तो उन्हें ये जो नेता लोग थे 72 प्रतिनिधियों ने कहा कि भैया एक समाप्त कर इधर, नहीं तो हमारे सबका कौन अस्तित्व नहीं रह जाए, वो अलग अपन राजनीति करिए, हमारे सब अलग राजनीति करब। तो इन्होंने कहा इसको भंग कर दिया जाए, ये भारतीय अमीरों का माना जाता था। अगला क्या था कि भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल होना चाहिए। अब थोड़ा सा अगला देखिए, नोट करते जाइए आप लोग। 7वां देखिए अब आप लोग, 7वां क्या था कि भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल किया जाए। बहुत मज़ा आने वाला है आपको साथियों। 8वां क्या था, मतलब ये बजट की चर्चा में शामिल, मतलब कि अब बताइए भारतीयों के ऊपर पैसा खर्चा करना है, उन्हीं के ऊपर सब कुछ करना है। अगर उसमें भारतीय की बातें नहीं सुनी जाएंगी, भारतीयों को मतलब उनकी जो उपलब्धि या जो उनके संकट या उनके ज़रूरतें हैं उसको नहीं पूछा जाएगा, जब चर्चा में उनको नहीं शामिल किया जाए तो कैसा बजट जो आप मन कहेगा वही करेंगे। तो अंग्रेज कुल मिलाकर उन प्रतिनिधियों ने जो भारतीय संघ अभी बताएंगे कब कैसे कांग्रेस बना, इनको भारतीयों को बजट की चर्चा में शामिल किया जाए। ये भी बात हो गई 7वां। और 8वां था सभी पारित प्रस्तावों को सभी प्रांतों में सभी राजनीतिक संगठनों को भेजा जाए। सभी प्रस्तावों को पारित प्रस्तावों को मतलब उस समय जितने भी दल थे, जितना सब कुछ पूरे भारत में जो यहाँ पर प्रस्ताव पास हो रहा है, जो हम लोग प्रस्ताव पास करवा रहे हैं, इसको पूरे भारत में आप इसको भिजवाइए, मतलब सभी लोग इसको जान जाएं। और अगला इनका था 9वां और अंतिम प्रस्ताव था कि अगले वर्ष हम कलकत्ता में बैठक करेंगे। अगले वर्ष कलकत्ता में बैठक होगी। और ये बातें जो हम लोग प्रस्ताव में पास हो रहे हैं, ये क्या हुई क्या नहीं हुई, इस पर चर्चा हम लोग कलकत्ता, मतलब पहले ही इसका विचार इन लोग प्रस्तुत कर लेते थे कि भैया हम सब अगली साल कलकत्ता में मिला वो कुल समीक्षा कही जाए हुए। ये लोग पहले ही जगह समय सब कुछ एकदम पारित कर लेते थे। तो ये 9 बातें वहाँ पर चर्चा में हुई और ये हमने कहा ठीक है, ये सारी बातें पास होती हैं और ये सारी बातें रिपन के पास गई। मतलब रिपन क्या, तब उस समय दूसरे गवर्नर जनरल बन गए थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि कांग्रेस, ये बातें आप लोग नोट कर ली होंगी। अब कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कैसे पड़ा, इंडियन नेशनल कांग्रेस उसका नाम कैसे पड़ा। अभी तक तो ये भारतीय राष्ट्रीय संघ की चर्चा हो रही थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ, ये अभी तक भारतीय राष्ट्रीय संघ था। 1885 में ये इंडियन नेशनल
कांग्रेस कैसे बना। जब ये 72 प्रतिनिधि यहाँ पर आए, 72 प्रतिनिधि आए, इसमें से एक प्रतिनिधि थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा आप लोग, मैं बहुत अच्छी बातें आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बता रहा हूँ। इन्होंने कहा, पीछे से खड़ा बहन कहन कहन, अरे ह्यूम बाबा कुछ महू बात कह मैया रहे। मैंने कहा बेटा, मतलब मजाक कर रहे हैं आप लोग भैया, एक केस वेस ना कीजिएगा। तो उन्होंने कहा ह्यूम ने कहा बताइए क्या आप कहना चाहते हैं। तो दादा भाई नौरोजी उठ के खड़े हुए। उन्होंने कहा कि देखिए, भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम हम बदलना चाहते हैं, इसका नाम हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखना चाहते हैं। तब जाकर इन्होंने कहा, ह्यूम ने कहा ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आज से इसका नाम है। इनको क्या था, ह्यूम को क्या था, अपना बस उनको बदलना तो है, ठीक है बदल दीजिए। और कांग्रेस कहाँ से आया, ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। कांग्रेस जो है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है, उत्तरी अमेरिका से। कांग्रेस का तात्पर्य होता है, कांग्रेस का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स, PEOPLES। पढ़े लिखे आदमी थे दादा भाई नौरोजी। इन्होंने कहा इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम रखते हैं, ठीक है। और कांग्रेस का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। और उसका इस समय था 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसी दिन इसका नाम भी रखा गया, इसी दिन यह अधिवेशन भी था और इसी दिन यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आपकी बनकर तैयार हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनकर तैयार हुई। इस समय जो रिपन जो थे वो बदल गए थे। वायसराय आपके लॉर्ड डफरिन हो गए थे, लॉर्ड डफरिन वायसराय हो गए थे। कौन थे वायसराय? लॉर्ड डफरिन थे। क्योंकि मैंने इसके पहले भी बताया कि रिपन जो है 1880 से 1884 थे, उनका समय बीत चुका था, वो चले गए थे और इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। तो आप लोगों ने समझा, देखा कैसे कांग्रेस का निर्माण हुआ, कैसे कांग्रेस बनी। अब हम लोग इसके आगे कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ेंगे, कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को पढ़ेंगे, कांग्रेस में क्या क्या भूमिका हुई, किसकी भूमिका रही, ये सारी बातें हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो देखकर कैसा लगा, आपको मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आप सभी साथी इसको एकदम बढ़िया से कमेंट, चाहे 1 मिनट समय ले लीजिएगा, बढ़िया से कमेंट लिखिएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आया, या हाँ सर एकदम नहीं समझ में आया। जो आपको जैसा लगेगा आप लोग अपने हिसाब से कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए। तो साथियों, बस इस क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देंगे और नेक्स्ट क्लास में बढ़िया जोश के साथ आप लोग अपनी कापी कलम के साथ इसको दोहराने के साथ साथ पेश होइएगा और हम लोग खूब अच्छे से इसको पढ़ेंगे और बढ़िया 1947 तक ऐसे मज़ेदार तरीके से, धुआंधार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।